जब हम राजीव भाई के बारे में बात करते हैं तो मैं खास तौर पर भावुक हो जाता हूं। और यहां तो आपके बीच बैठा हूं तो आप मेरी अंतर्मन को सुन पा रहे होंगे। मैं 2012 में सरकारी नौकरी छोड़कर चला था। मैं टीचर था हरियाणा गवर्नमेंट में, और कुछ कुछ चीजें मुझे समझ में आने लगी थी कि ये पूरे देश को बर्बादी जो हो रही है, जब मैं सारे अफसरों को, सारे गांव वालों को, सरपंचों को बता रहा हूं तो ये समझ क्यों नहीं पा रहे। तो एक नए तरीके का, एक नया सिस्टम तैयार करने के लिए मैंने नौकरी ही छोड़ दी कि अब अपना ही सिस्टम तैयार करेंगे, क्योंकि मैं इंडिया का पहला आदमी था जिसने इस चीज के ऊपर काम किया था कि हम 3 साल की उम्र के बच्चे को यह बता सकते थे कि ये बच्चा, बता सकते हैं मतलब कि ये बच्चा कुदरत ने कैसे दिमाग के साथ भेजा है, ये कैसा बच्चा है। कुदरत ने इसको साइंटिस्ट बनाया है, आर्टिस्ट बनाया है, संगीतकार बनाया है, पढ़ने के लिए बनाया है, कि खेलने के लिए बनाया है, कि कूदने के लिए, कि बैठने के लिए, कि बोलने के लिए, कि चुप रहने के लिए, कि लोगों के लिए, कि अकेलेपन के लिए, किस तरह से बनाया है। तो ये जब हम इसका इस्तेमाल गांव के लिए करना चाह रहे थे तो मुझे ये समझ में आया कि कोई भी ऐसी चीज इंप्लीमेंट हो ही नहीं पा रही है। और हमने गांव के लोगों को जगाना शुरू किया। थोड़ा जगा पाते थे क्योंकि जब नौकरी छूट गई तो थोड़ा संघर्ष बढ़ गया। सभी रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, कहने लगे इसका दिमाग चल गया है। अपनी भी छोड़ दी, घरवाली की भी छुड़वा दी। बेटा छोटा था, उसको वंडर किड के नाम से दुनिया जानती थी कि ये 7 साल की उम्र में उसने 10वीं तक का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कर दिया था। और बचपन में जब वो पैदा हुआ तब डॉक्टर्स ये कहते थे कि ये सारी उम्र बीमार रहेगा और ये मतलब ठीक नहीं रह पाएगा और सीखने में भी बड़ा डल रहेगा। मुझे पता नहीं कैसे, मैं उस टाइम तक पूरी गहराई से, क्योंकि 2006 में बेटा जन्म लिया था, तो मुझे पता नहीं था, पता नहीं कैसे कुदरत ने ऐसा किया कि जब घर वाले बोलते हैं इसको पोलियो पिलाना है, मखाने पिलाना है, अरे इसको ना ये वाला टीका लगवा लो। मैं कहा बीमार तो है नहीं, क्या जरूरत है लगाने की। मतलब मुझे उस टाइम तक इन पूरी की पूरी ये, मैंने इस पूरे प्रोपेगेंडा को नहीं जाना था, बट मैं उन चीजों से बच गया। तो आज मेरे बेटे को 10 साल हो गए हैं कोई भी दवाई खाए हुए, कोई भी मेडिसिन खाए हुए। आज वो 17 साल का है, 16 साल का। इसी तरह से अच्छा, और जिसको मंदबुद्धि कहाने की जरूरत की थी डॉक्टरों ने कि ये सीख नहीं पाएगा, आगे पढ़ाई में भी ऐसा ही रहेगा, उस बच्चे को 7 साल की उम्र में 1000 तक पहाड़े याद थे और 10वीं तक का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और ऐसा नहीं पढ़ने के लिए, पढ़ने में नहीं, चेस का स्टेट चैंपियन, स्केटिंग का स्टेट चैंपियन, और आज वो लॉन टेनिस का नेशनल चैंपियन है इस टाइम पर प्रेजेंट में, मेरे से 2 इंच लंबा। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको कि जब इस दिशा में आगे बढ़े ना तो षड्यंत्रों के बारे में धीरे 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 पता चलने लगा। और 2016 में पूरी तरह से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझ में आ गया। ये मेडिकल माफिया वाला अभी समझ में आया, इसकी डॉट्स जो रह गई थी वो कई लोगों ने इसमें ऐड की, बट बाकी पूरे समाज को तोड़ने के, ताने बाने को तोड़ने के जो षड्यंत्र थे, इसको समझ में आ गया था। और मुझे याद है वो वाकया, मैं 2016 में एक सभा को संबोधित कर रहा था किसी जगह पर, और मुझे सबसे पहली बार किसी ने मुझे ऐसा बोला कि आप राजीव दीक्षित की तरह बोलते हैं। 2016 में मैंने सच्चाई बताऊं, मैंने उनसे पूछा वो कौन है, तो मैंने तब तक उनको, राजीव भाई को नहीं सुना था। बोले आप कभी सुनना। और उसी वक्त मैं जब अपनी गाड़ी से वापस जा रहा था, मैंने अपने मोबाइल में राजीव भाई का एक लेक्चर चालू कर लिया, यूट्यूब पे ढूंढ करके, जो भी था। जब मैं उनको सुन रहा था, यकीन मानिए 20 मिनट सुनने के बाद मैंने वो लेक्चर बंद कर दिया कि ये ऋषि जो बोल रहा है ना, इससे आगे की सच नहीं हो सकती। ये अल्टीमेट सच बोल रहा है।
और ये वही बोल रहा है जो षड्यंत्र चल रहा है, पूरा एग्जैक्ट वही बोल रहा है। लेकिन अगर मैंने इस व्यक्ति को सुन लिया तो मैं इसको कॉपी करने लग जाऊंगा और लोगों के लिए मैं कॉपी कैट हो जाऊंगा और वो ये समझेंगे कि ये तो राजीव भाई को कॉपी करके बेच रहा है सामान। सच में मैं आपको बताऊं, फिर मैंने राजीव भाई ने कहां से साहित्य लिया, कौन सी चीजों से पकड़ा, फिर मैंने वो साहित्य ढूंढा और मुझे फिर वो चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई। और जो मदन भाई बोल रहे थे ना कि शादी कर ली और उसके बाद उधर भी फंस गए, अब इधर भी फंस गए, तो मैं तो इतना समझा कि भाई जिसको ये बात समझ में आ जाती है ना, जो षड्यंत्र अपने साथ चल रहा है, उसको इसके लिए लड़ने के अलावा इससे बड़ा काम कुछ हो ही नहीं सकता, मैं इसे समझता हूं। और अगर वो और कुछ करने की सोच रहा है ना, तो इसका मतलब उसे समझ नहीं आई अभी फिलहाल। समझ में आने के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि हम इस करप्ट सिस्टम के अंदर फंसने की, इस पूरे मायाजाल में फंसने की सोचे भी। और इसको तोड़ने के लिए मैंने एक बड़ा अच्छा खेला। मेरे साथ मेरी बीवी मुझे बोलती है, तू मेरे साथ चाल खेल गया, तू मेरे साथ षड्यंत्र कर गया। मैं क्या करता कि कहीं पर मैं जा रहा होता तो मैं उसको बोल देता कि चल घूमने चलते हैं, और वो मेरे साथ बैठ लेती। अब बैठ लेती तो वहां जा रही है तो मेरे से इधर छोड़ छाड़ के तो कहीं जा नहीं सकती। अब जैसे मान लो अगर आज आई होती तो वो आज यहीं बैठी होती, तो पूरा लेक्चर, पूरा भाषण सभी विद्वानों को सुन करके और फिर मेरे भी सुनकर, पूरे षड्यंत्र को सुन करके, एक बार की बात मैं आपको बताऊं, मैं इस दौरे पर था, गाड़ी से हम आगरा, ग्वालियर, झांसी, नागपुर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होते हुए वापसी गए हम लोग, और रास्ते में मीटिंग्स करते हुए गए। तो उन मीटिंग्स के बाद में दूसरे दिन गाड़ी में जब वो बैठी थी तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे, और मुझे वो बोलती है कि देवेंद्र सच में इतना बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं क्या देश के साथ? मैंने कहा तो क्या तेरे को लगता है मैं पागल हूं, इतना बड़ा काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ करके लगा हुआ हूं? तो बोलती फिर आप ठीक लगे हुए, वो लगे रहो और वो सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए। हम लोगों को सपोर्ट वही तो नहीं करेगा ना जिसको मालूम ही नहीं है। राजीव भाई को इग्नोर वही तो करेगा ना जिसको पता ही नहीं है, क्योंकि सत्य एक ही है और सत्य सबके लिए वही है और सत्य सबके लाभकारी होता है। इसके लिए मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। शब्द अलग अलग हो सकते हैं, भाव अलग अलग, भाषाएं अलग अलग हो सकती है, पर सत्य एक ही रहेगा। वो प्रदीप भाई बोले, वो मदन भाई बोले, वो देवेंद्र बोले, या स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ कोई और साथी बोले, और ये सबको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने एक दीवार खड़ी कर रखी है, बुद्धि के आगे एक बड़ी दीवार खड़ी कर रखी है, मायाजाल की, झूठ की, फरेब की, मीडिया की, भ्रम की। अब उस दीवार के पार कौन देख पाएगा? या तो जिसके पास इतनी दिव्य चक्षु हो जो उसके पार देख ले, या वो अपना कद इतना ऊंचा उठा ले कि वो दीवार से ऊंचा हो जाए और वो देखने लग जाए। तो आपके आसपास जब आप उनको समझाने लगते हो ना, जब अपने आसपास अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को समझाने लगते हो, तब ये समस्या आती है कि उनका कद अभी इतना ऊंचा नहीं हुआ है। तो कैसे समझेंगे आपकी बात? तो आपको तो पागल बोला ही जाएगा ना भाई, कि क्यों पगलाए हुए हो, आपको तो बोला ही जाएगा। इसलिए ये बात हमें समझ में आ गई थी, क्योंकि मैं चाइल्ड साइकोलॉजी पे काम करता हूं, मुझे मालूम है किसका दिमाग कैसे काम करता है, और मुझे ये भी मालूम है कि किसको कितनी बात समझ में आएगी और कैसे आएगी। तो इसलिए हमने ये एक जागरण शुरू किया, और जो लोग हमने जोड़े उस प्रोसेस में एक ब्यूटी हुई कि उन लोगों को जोड़ते हम एक मुकाम पर पहुंचते लगे कि भाई लोग तो जुड़ गए हैं, लेकिन अब इनको घर से निकलने की मोटिवेशन चाहिए। अब वो मोटिवेशन कैसे मिलेगी? मैं शुक्र मनाता हूं इन अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रकारियों का और मौजूदा सरकारों का कि वो कोरोना के नाम पर वो मौका लेकर आए कि हम लोग फिर से इकट्ठा होने शुरू हो गए। क्योंकि जब मैंने आंदोलन करते हुए मुंबई में मदन भाई की पहली वीडियो देखी थी,
तो उसमें भी राजीव भाई का नाम लिखा हुआ था। फिर मैं जिधर को देख रहा हूं जो लोग लड़ रहे हैं राजीव दीक्षित का नाम वहां पक्का मिलता है यार। क्या ये यही लोग हैं जो से लड़ रहे हैं? मतलब बाकी सबकी बुद्धि खत्म हो गई या फिर ये पगलाए हुए घर से फ्रस्ट्रेटेड फिर रहे हैं? अब जागृत लोगों को तो वो लोग पागल ही बोलेंगे ना। और इन सारे पागलों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम इस षड्यंत्र ने किया। जब ये महसूस होने लगा कि कुछ भी तो जरूरी नहीं है सच्चाई के अलावा जिंदगी में, और फिर हमारे आप लोग कल भी है ना? अच्छा, मुझे कल भी बोलने का मौका मिल सकता है? फिर अपन षड्यंत्र पे कल बोलेंगे ना। मेरी लिमिट क्या है? आप बोलिए रात को भी बैठेंगे भाई। चलिए फिर तो ठीक है, फिर तो मैं पानी की पूरी बोतल है मेरे पास। वो जब तक काढ़ा नहीं बनता है तब तक लिमिट है। ठीक है। तो क्या हुआ, हमारे वहां 1 तारीख को 1 जनवरी 2022 इसी साल को हमारे मेंटल मंत्री ने, सॉरी हमारे वहां असल में हमारा जो स्वास्थ्य मंत्री है ना, जो हमारा वो सॉरी पुलिस जिसके महकमे के अंडर है, गृह मंत्री, नाम ही भूल गए, गृह मंत्री है वो, हम मेंटल मंत्री बोलते हैं उसको, नाम उसका अनिल विज है शायद। तो ना अनिल विज है। उसने ऐलान कर दिया कि ना 3 तारीख से 3 जनवरी से मॉल में जाना हो, मंडी में जाना हो, पेट्रोल डीजल लेना हो, घर से बाहर निकलना हो तो आपको वो 2 सर्टिफिकेट जरूर चाहिए, ऐसा ऐलान कर दिया। अच्छा, 4 दिन पहले हमारे वहां एक बच्चे की डेथ हुई थी अस्पताल में। इनका केमिकल के 4 घंटे बाद ही वो बच्चा गुजर गया था। अच्छा हट्टा कट्टा 20-22 साल का बच्चा। और हम लोग गुस्से में थे कि यार अगला नंबर तो हमारे बच्चे का है भाई, कब तक बचेंगे? आप घरों में बंद होकर के रह जाएंगे, घरों में रहेंगे। चलो इन्होंने कह दिया हम मंडी में जाना बंद कर देंगे, अपना उगा लेंगे, ठीक है, अपना सामान थोड़े काम चला लेंगे, अपने अनाज से काम चला लेंगे, वो सब कुछ ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन बच्चों को कैसे बचाओगे? स्कूल में घुसने के लिए, पेपर देने के लिए सब जगह उन्होंने मैंडेटरी कर दिया। तो हमने 1 तारीख को ऐलान कर दिया, उसके बयान आते ही, कि 3 तारीख को ये जबरदस्ती करेंगे और 3 को हम इनका ये बंद तोड़ेंगे और फिर ये चाहे जो मर्जी करे, और हम फिर वहां से चल पड़ेंगे पैदल दिल्ली हिसाब मांगने नरेंद्र मोदी साहब से। अब ये थोड़ी कम जा रही है। अब क्या होता है कि 3 तारीख को इन्होंने मैंडेट चालू किया, दोबारा से चालान कटने शुरू हुए और फिर उससे आगे की कहानी आपको मालूम है। हमने विरोध किया, अधिकारियों से थोड़ी बहस की, उन्होंने हमको अंदर कर दिया और हमारे जेल में जाने के बाद फिर तो पूरे भारत में जागृति की जो मशाल जल गई, वो मतलब राजीव भाई के जो मतवाले थे ना, फिर तो सीधा सड़क पे आ गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने लोग वहां बैठे थे उस दिन थाने के बाहर, सारे राजीव भाई के मतवाले थे, सारे के सारे, जो पहली रात में सबसे पहले पहुंचे। और फिर उसके बाद जो किसान आंदोलन वाले लोग थे, और फिर जो लोग हमने पहले कमा रखे थे, और फिर इस दौर में पूरा हरियाणा के सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाम हो गए। 2 ही दिन में सरकार के पसीने छूट गए, जबरदस्ती हमको जमानत भी दे दी। ठीक है। फिर बाहर निकलने के बाद एक चीज सोची कि इतना अच्छा मौका आया है, एक काम करते हैं, जो भी इस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं ना, उनको इकट्ठा करते हैं। अपने पिछले 18 साल के सामाजिक जीवन से और सार्वजनिक जीवन से मैंने एक सीख ली थी कि भाई जिस आदमी में थोड़ी सी भी अकल होगी ना, वो किसी के भी झंडे के नीचे नहीं जाएगा और वो उस झंडे को स्वीकार नहीं करेगा, ये तो मुझे पता है। अजय राजीव दीक्षित आए हैं, ये तो अपने तशाड़ा किसी ने मानते ही नहीं, ये तो मतलब ही नहीं किसी को अपना गुरु मान ले, ये तो मतलब ही नहीं किसी की बात मान ले।
ये तो अपने आप में मतलब अपने आप में ज्ञान का भंडार है ना, जो लोगों ने उनको सुन लिया है, जिन लोगों ने जो उनको फॉलो करते हैं। तो इसलिए हमने फिर एक आइडिया लिया कि हम एक काम करते हैं, बिना संगठन बनाए लोगों को संगठित करने का काम करते हैं और देखते हैं क्या होता है। और फिर हमने अलग अलग संगठनों के लोगों से बात की, जिनको बातें समझ में आई हुई थी, जो राजीव भाई को मानते थे, जो आयुर्वेद को समझते थे, जो सच्चाई के रास्ते पे थे। आज राजीव भाई की इस कर्म भूमि में, वर्धा में बैठ करके बड़े गर्व के साथ और सम्मान के साथ मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं कि हरियाणा के 22 के 22 जिलों में आज इस वक्त सब जगह ऐसे पंडाल लगने तैयार हो रहे हैं। जब मैं यहां बैठा हूं तो कल 30 तारीख को पूरे हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कम से कम 500 लोगों की सभाएं हो रही हैं हर जिले के अंदर राजीव भाई की निर्देश पर। और एक सभा में तो लगभग 2000 लोग होंगे, मतलब पहले से ही तय है। वहां पर खूब हरियाणा के अंदर जिस तरह का मैंडेट, जिस तरह का साथ लोगों ने दिया और फिर जिस तरह से मतवाले निकल करके आए हैं, आज वहां हर चौराहे पर, आप यकीन मानिए हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट के हर चौराहे पर आज राजीव भाई की फोटो और उनके जन्मदिन के आयोजन का बैनर लगा हुआ है आज इस वक्त। और क्या गजब के लोग हैं भाई, मैं तो सही बता रहा हूं आपको। मतलब जब हमको ये मालूम पड़ता है ना, कुछ लोगों ने राजीव भाई का नाम लेकर के गलत काम भी किए, लोगों को गलत सामान भी बेचा। हाँ, बाबा के साथ जो लगे हुए थे वो बाबा के लोग थे, जो दोनों तरफ का नाम यूज कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं ये देखता हूं कि जो सच में दिल से इस महान आत्मा को पसंद करते हैं और उनको फॉलो करते हैं, उन लोगों के साथ बर्ताव करके, उन लोगों के साथ बैठ के, उनके साथ डीलिंग करके, सच में एक नया समाज मुझे इस महान आत्मा ने दिया है। मैं तो शुक्रगुजार हूं। मैं तो जीवन भर इस आत्मा का ऋण नहीं चुका पाऊंगा कि मेरे बच्चे को इस तरह का शानदार समाज दे दिया। हमने इसलिए एक चीज सोची कि केवल एक चीज पर तो हम समाज का निर्माण नहीं कर सकते, तो जीवन के हर पहलू को उठाना पड़ेगा। पैदा होने से लेकर के इन्होंने तो आखिरी दिन तक, इन्होंने तो मरने को भी इन्होंने तो मल्टीनेशनल कंपनीज को देना शुरू कर दिया है कि आपको अर्थी की भी स्पेशल अरेंजमेंट्स होंगे, पहले से बुकिंग करा लो है। जन्म के टाइम पे भी इन्होंने तो ऐसा कर दिया कि दाई जो है वो डिलीवरी नहीं कर सकती और आपको अस्पताल में ही जाना पड़ेगा। अगर उसने घर पे डिलीवरी कर दी तो उसके FIR हो जाएगी। इनके सारे केमिकल्स अपने बच्चों को डलवाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलेगा। और कल को इनकी शिक्षा भी इनकी लेनी पड़ेगी, सामान भी इनका ही लेना पड़ेगा, जीना ही इनकी गुलामी के हिसाब से पड़ेगा। तो इसलिए पूरे के पूरे तंत्र को, जो उनका सपना था राजीव भाई का, उस पूरी की पूरी व्यवस्था परिवर्तन के अलावा और कोई रास्ता, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के अलावा और कोई रास्ता समझ में नहीं आता है। तो संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन एक आदमी या एक संगठन नहीं कर सकता है। इसके अंदर तो वो आदमी चाहिएंगे जिन्होंने अपने उस पर्टिकुलर, उस खास हुनर के लिए अपनी जिंदगी में तप किया हो। वैसा ही तप जैसे इस महान आत्मा ने किया था, तप वैसा ही तप। और वैसे तप किए हुए लोगों को हमने समाज से इकट्ठा करना शुरू किया कि शिक्षा के क्षेत्र में 100% रोजगार देने वाली शिक्षा पर काम हम कर रहे थे पहले से ही। मैं अपनी लाइफ में पिछले 10-20 सालों से इसी पे काम कर रहा था कि हम लोग इस जमीन पर, अगर इस गांव का बच्चा है ना, तो इस गांव को पूरी तरह से फलने फूलने के लिए किस तरह की शक्ति, किस तरह का दिमाग, किस तरह का हुनर चाहिए, ये उस परमपिता परमेश्वर ने हमारे बच्चों को देकर भेज रखा है। हम लोग इस कचरा व्यवस्था में फंस के अपने बच्चों को नंबरों की दौड़ में दौड़ा देते हैं और अपनी जमीन से अपने बच्चों को दूर कर देते हैं। अब एक टाइम ऐसा आता है जब आपको या तो पढ़ने के लिए या फिर व्यवसाय करने के लिए या जीवन यापन करने के लिए अपने बच्चे को अपनी मिट्टी से, अपनी जन्मभूमि से दूर भेजना पड़ता है।
कि आपका बच्चा पढ़ने के लिए भी शहर जाएगा, नौकरी करने के लिए भी शहर जाएगा। अब इसके बाद में तो मैं एक बात कहूंगा भाई, थोड़ा सा अक्ल लगा करके सोचे अगर इस देश के लोग, कि जिस जमीन में आप पैदा हुए हो, जिस जगह पर आपका जन्म हुआ है, अगर आपकी जन्मभूमि और आपकी मातृभूमि आपका पोषण नहीं कर सकती ना, तो शहर और विदेश की भूमि तो कर ही नहीं पाएगी किसी भी कीमत पर। वो तो जाल में फंसाने के लिए तो दाना डाल देते हैं जैसे कबूतर को डाला जाता है, आपके बच्चे को जिंदगी तो नहीं देगी ना वो चीज। इसलिए गांव के अंदर जमीन और गांव के हुनर को पहचान करके उसी जमीन के दायरे के अंदर 100% रोजगार देने की व्यवस्था की जा सकती है। इस मिशन पे हमने काम शुरू किया एजुकेशन के ऊपर। फिर उसके बाद जो मदन भाई बोल रहे थे कि वो जो पारंपरिक तरीके से काम किया करते थे, किसी को खाट भरना आता है, किसी को बोइये बनाना आता है, किसी को दरी बनानी आती है, किसी को हाथ से कपड़ा बनाना आता है, किसी को डाइज बनानी आती है, कोई इतने शानदार कागज तैयार करता है कि 2-2 हजार साल उम्र रहती है उन कागजों की, 1.5 हजार साल तक उनकी शाही की चमक कम नहीं होगी। ऐसे हुनरकारी लोग, इतने शानदार लोग, इतने शानदार कलाकार लोग इस देश के अंदर है। और फिर हमने उनको ढूंढना स्टार्ट किया। ये बहुत पहले की बात थी, लेकिन अब जब ये मौका आया जनता सरकार मोर्चा बनने का, तो आयुर्वेद पे एक से एक नाड़ी वैद, एक से एक आयुर्वेद के ज्ञाता, पंचगव्य पर अपनी जिंदगी खपाने वाले ऐसे लोग मिले हमको जो गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे। हमने कहा कि वैद्य जी आपने आकर के अपना प्रचार क्यों नहीं किया? तो वो वही बात कि डॉक्टर साहब, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये 3 चीजों में जिस दिन पैसा घुस गया ना, समाज का सत्यानाश तय है उसी दिन। इसीलिए हमें पैसे नहीं कमाने थे। हमको ये मालूम है कि एक व्यक्ति को यदि मैं ठीक कर देता हूं तो उसके सारे जानकार बीमार पड़े हैं, वो अपने आप ले आएगा। तो मैं सुबह से शाम तक अपना करता हूं। प्रचार करने से मैंने मना किया हुआ है, क्योंकि आज के टाइम पे असली नाड़ी वैद्य है ही नहीं है समाज के अंदर। अगर कोई बात नहीं, अपन तो इतनी तो आवाज वैसे ही है। ये लाइट का षड्यंत्र चल रहा है। तो मैं पीछे तक के लिए बोल सकता हूँ ऐसा। तो ऐसे ऐसे लोग मिलने शुरू हुए। अब वो लोग मिल गए कि भाई सही बात है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और स्वास्थ्य पे और न्याय पे, इन पे तो पैसे का आना ही बड़ा खतरनाक है। तो वो लोग ढूंढे जो अपनी जिंदगी में तपस्या कर करके इस मुकाम पर पहुंचे थे कि अपनी जिंदगी के 5-10 साल जिन्होंने अपने समाज में प्रामाणिक जीवन जी लिया था। और आज आपको जान करके खुशी होगी कि जनता सरकार मोर्चा के अंदर हर लेवल पर, मतलब जिंदगी जीने के लिए आपको जितना सामान चाहिए ना, हर तरह का सामान बनाने वाले अपनी जिंदगी के तप किए हुए लोग जुड़ चुके हैं पहले से ही शानदार तरीके से। और इससे आगे बढ़ने के लिए हमने क्या किया कि हमने प्रशिक्षण चालू किया। अभी तक हम 2 ट्रेनिंग्स कर चुके हैं अपने लोगों की, क्योंकि देखिए व्यक्ति निर्माण किए बिना राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। तो व्यक्तियों का निर्माण करना जरूरी है। हमारे साथियों ने बोला कि जो लोग आपसे पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को आप लोग कुछ लाभ क्यों नहीं देते हैं? मुझे कैसे पता वो कैसा व्यक्ति है भाई? मुझे कैसे मालूम भाई? हमको कौन चाहिए? हमको कौन चाहिए? हमको चाहिए कदम बीज, वचन बीज। याद है? समझ में आया? एक पहले राक्षस होता था ना, रक्त बीज, जहां जहां उसका रक्त गिर गया एक और राक्षस पैदा हो जाता था। तो हमने फिर इस विचारधारा पे कदम बीज और वचन बीज तैयार करने शुरू किए कि जहां जहां उनके वचन पड़ गए वहां वहां एक और राजीव दीक्षित खड़ा हो जाए, ताकि जहां जहां उनके कदम पड़े वो लोग उस विचारधारा के अंदर डूबते चले जाएं।
तो इसलिए वो ट्रेनिंग शुरू की हमने। पहले चरण की हमारी ट्रेनिंग जो है वो 2 हो चुकी है, और तीसरी अभी यहां से जाने के बाद एक है जिसमें भारतवर्ष से भी आएंगे, दूसरे स्टेट से भी लोग बाग, और फिर एक दूसरे चरण की ट्रेनिंग होगी जनवरी के अंदर 7 दिन की रेजिडेंशियल। उस 7 दिन की रेजिडेंशियल के बाद उसके बाद फिर हम गांव में उतर जाएंगे। 700 लोग हमने तैयार करने हैं। 7000 गांव हैं हमारे हरियाणा में। 700 लोग तैयार करके 700 राजीव दीक्षित तैयार करने हैं, और एक राजीव दीक्षित के हिस्से मात्र 10 गांव आएंगे। उसने 10 गांवों के ऊपर निगरानी रखनी है खाली, जो कि बहुत आसान है। और एक टाइम ऐसा आएगा, हमारा ध्येय तो यह है कि दिसंबर 2022 तक, देखिए हम वैसे ये काम वैसा ही है जैसा प्रदीप भाई बोल रहे थे कि हमारी जल्दबाजी में नहीं होगा ये, लेकिन हम वैसे चल रहे हैं जैसे एक मानव बुद्धि है, जैसी छोटी बुद्धि है उसके हिसाब से सोच लेते हैं कि इस तारीख तक कर लेंगे। नहीं होगा कोई बात नहीं, बट कोशिश ये रहेगी कि हम दिसंबर 2022 तक हरियाणा के 7000 गांवों में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा हो जो शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय पे उसी तरीके से बात कर सके जैसे राजीव भाई किया करते थे, और गांव उसकी तरफ देखे जब भी उसे कोई निर्णय लेना हो। और फिर हम इस अंग्रेजी हुकूमत की जितने भी जालसाजी है, जितने भी इस पूरे खेल है जिसके ऊपर हम कल बोलेंगे, जिसके ऊपर मैं कल सोच रहा हूं पूरे के पूरे षड्यंत्र को आपके सामने खोल करके रखें, उस पूरी की पूरी जालसाजी को कैसे तोड़ना है, किस तरह से लोग तैयार करने हैं, कैसे आगे बढ़ना है और किस तरह से इस पे आगे बढ़ना है, ये जनता सरकार मोर्चा बहुत लंबे समय से एक विद्वान लोग आपको मिलेंगे। कभी मौका मिलेगा तो आप लोग आएंगे, जब कभी किसी मौके पर तो कोई स्टेट लेवल का कोई कार्यक्रम हम लोग आयोजन करेंगे तो आपको बुलाएंगे, तो आपको पता चलेगा कितने शानदार लोग जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़े हुए हैं। और एक ही विचार है फिलहाल हमारा, वो है कि भारत को पूरी तरह से स्वदेशी रंग में रंगना, अपनी उस अर्थव्यवस्था को वैसा ही बनाना जैसे 1860 में थी कि 45% अकेला भारत हिस्सेदार हो। ये नहीं जो हालत आज है कि 0.2%, मतलब वो भारत जो 45% का हिस्सेदार हुआ करता था वो 0.2% पे आ गया। वो खेती जो 56% 1970 में, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 1970 में 56% हिस्सेदारी जीडीपी की अकेली खेती से होती थी, 13% पे ले आए हरामखोर। खेती को इतना घाटे का सौदा बना दिया उन्होंने, क्योंकि जमीनें हथिया नहीं है ना, उस पर कल हम चर्चा करेंगे। उद्योग जो कि सारे के सारे हमारे कुटीर उद्योग होते थे, गांव के अंदर एक व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता था हमारे, और हर व्यक्ति दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था, और क्योंकि जुड़ा हुआ था इसलिए सामाजिक था, और सामाजिक था इसीलिए एक दूसरे की आंखों की शर्म थी, और एक दूसरे की आंखों की शर्म थी इसलिए हमारे बच्चे सुरक्षित थे, हमारी माएं सुरक्षित थी, हमारी बहन सुरक्षित थी, और बच्चों को पूरे गांव का बच्चा बोला जाता था, मां को पूरे गांव की मां, बहन को पूरे गांव की बहन बोला जाता था। इतनी खूबसूरत संस्कृति हमारी हुआ करती थी, सब सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। उसको वापस उसी तरीके से बनाने का सपना हम लोग देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोग और हम लोग मिल करके राजीव भाई के और उन महान शहीदों के जिन्होंने अपना अंतिम, जो जिसको बलिदान कहते हैं, अपने प्राण तक जो दे दिए इस देश के नाम पे, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और वाकई में उस लेवल पर लेकर के जाएंगे कि जो उद्योग पहले हमारे 13% थे आज वो 60% पे पहुंच गए हैं। जहां खेती थी वहां उद्योग पहुंच चुके हैं, जहां उद्योग थे वहां खेती पहुंच चुकी है। और आज का उद्योग लघु उद्योग या गांव का उद्योग नहीं बचा है, केवल मल्टीनेशनल का उद्योग बचा हुआ है। एक भी चीज छोटी से छोटी खरीद रहे हो या बड़ी खरीद रहे हो, आपके घर में टॉयलेट बनाना भी मल्टीनेशनल कंपनियों का षड्यंत्र था, आपको नहीं मालूम है। इस बात को भी गांव का आदमी को समझाना पड़ता है। बोलता है यार शौचालय बनाने में कैसे मल्टीनेशनल कंपनी का षड्यंत्र हो सकता है। मैंने कहा चल समझाता हूं मैं तेरे को कि टॉयलेट बनाना मल्टीनेशनल कंपनी का षड्यंत्र कैसे है। मान लीजिए गांव के अंदर टॉयलेट नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो फ्रेश होने के लिए जगह बनाओगे। वो जगह क्या बनेगी? गांव के चारों तरफ का जंगल, खेत नहीं जंगल होते थे स्पेशल, जंगल में जाया करते थे, सुबह सुबह जाया करते थे। एक रूल होता था कि पेट का खेत में
और खेत का पेट में। हम खाते घर में थे और हगने के लिए बाहर जाते थे, और आजकल क्या है, खाते बाहर से हैं, हगने के लिए घर आते हैं। आज ये हालत बना दी उन्होंने। बाहर जाते थे, जंगल में गए हुए हैं मान लो हम लोग, वहां इतने कीड़े इतने जानवर हैं जंगली सुअर जैसे, दोपहर तक किसी का माल नहीं मिलता था, साफ सफाई है। दोपहर तक हमारी गाय चल पड़ती थी, गाय और भैंस चरने के लिए। वहां जड़ी बूटियां थी, जंगल से कोई बंदर शहर नहीं आता था, जंगल से कोई बंदर गांव में नहीं घुसता था, कोई जंगली जानवर किसी के खेत को नुकसान नहीं पहुंचाता था, सबके खाने का अरेंजमेंट जंगल में होता था। उस जंगल में हमारी गाय भैंस जब चरती थी तो जड़ी बूटियों को खा करके वैसा ही शुद्ध दूध देती थी। आज हमारी पहले तो गाय को भैंस को घर में बांध हुआ के रख दिया, और डॉक्टर्स ये कह चुके हैं जो जानवर एक जगह पर बंधा रहेगा उसका दूध जहर समान हो जाएगा। पहला नंबर तो ये खेला। दूसरा नंबर, जड़ी बूटियों से हमारा नाता तोड़ा, क्योंकि जड़ी बूटियां रहेंगी तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो हम लोग इस ड्रग माफिया का गुलाम कैसे बनेंगे। तीसरा सबूत, अगर बाहर घूमने जाना है तो जल्दी जाना पड़ेगा, मजबूरी में। हम लोग 5 बजे उठते थे ना, तो हमारे दादाजी क्या बोलते थे, है ससरा दोपहरी ने उठा है, हरियाणवी में बोल रहा हूं, कि दोपहर में चला है ये घूमने, तो इसलिए 4 बजे उठ के जाते थे। और आयुर्वेद के अंदर अपन सारे सबको मालूम है कि सबसे ज्यादा 4 बजे उठने वाला आदमी जिंदगी भर बीमार हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब हम मजबूरी में स्वस्थ रहते थे। लोग उसको मजबूरी कहते हैं, हम उसको साइंस और विज्ञान बोलते थे हमारे पूर्वज, और हमने उसको बदनाम करना शुरू किया। हमने नहीं, मीडिया ने बदनाम करना शुरू किया। ये लोग क्या खेलते हैं, छोटे छोटे थे तो प्रस्तावों में एक चीज पढ़ा करते थे, सिनेमा समाज का आईना होता है। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने भी, पहली लाइन लिखते थे हम लोग अपने प्रस्ताव में। बड़ा होने के बाद समझ में आया सिनेमा समाज का आईना नहीं होता है, समाज सिनेमा का आईना होता है। ये लोग पहले सिनेमा में दिखाते हैं कि तुम्हारे समाज को ऐसा बनाने वाले हैं। जो कम बुद्धि वाले लोग हैं उनको लगता है सिनेमा में आ गया है तो ऐसे ही होता होगा, और वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सिनेमा के अंदर जब आकर के उन्होंने बोलना शुरू किया, अरे तुम्हारी बहन बेटी बाहर घूमने जाती है, तुम्हारी बहन बेटी बाहर घूमने जाती है। उससे पहले उन्होंने जंगलों को काट करके वहां पर कारखाने उद्योग स्थापित करने का इंतजाम पहले कर लिया। जंगल कट गए, आपको घरों में टॉयलेट खोलना मजबूरी हो गई। अब घरों में टॉयलेट खोला, उसका सबसे बड़ा फायदा क्या, सबसे बड़ा नुकसान क्या, फायदा इनका फायदा अपना नुकसान। इन्होंने अपने वहां हम सेप्टिक टैंक बना सकते थे, इन्होंने सेप्टिक टैंक नहीं बनवाए, इन्होंने खड्डे खोदे घरों के अंदर, और उन गड्ढों में जो पानी था टॉयलेट वाला उसने अंडरग्राउंड पानी को बर्बाद करना शुरू किया। पहला नंबर खतरा। दूसरा नंबर, जब उस टॉयलेट की नाली बाहर छोड़ी थी हमने गांव के अंदर, उस नाली का पानी जहां जाता था उस नाली को पक्का किया कि गलती से यही मिट्टी में ना चला जाए। वो पूरा सारे गांव का टॉयलेट जाकर के जोड़ में इकट्ठा होना चाहिए, जो गांव का सामूहिक जोड़ था जहां सबके डंगर पानी पीते होते थे। वो पानी खराब हुआ, अपने डंगरों को घरों में ही पानी पिलाना शुरू किया। अब जब आपके घर में टॉयलेट बन गया है तो शीट भी तो बिकती होगी। कैलकुलेट करिएगा मोदी जी का बयान, कितने करोड़ टॉयलेट लगे हैं, यानी उतनी करोड़ शीट बिकी है मल्टीनेशनल कंपनियों की। उतनी एक बाथरूम में कितनी टाइल लगती है, कैलकुलेट करना कितने टाइलें बिकी होंगी। इतनी सीमेंट लगती है, इतना रेत बजरी लगता है, इतनी ईंटें लगती हैं। वो कोई आम घरों के बच्चों की है क्या? ये फैक्ट्रियां आपकी है कि मल्टीनेशनल कंपनियों की है? मल्टीनेशनल कंपनियों की है। फिर आपको वो नीला नीला भी होता है एक टॉयलेट साफ करने का, हर टॉयलेट में वो भी है, एक ब्रश भी है, एक मग्गा भी है, एक पानी की टूटी भी है, एक वो फवारा भी है, ठीक है, मोटर भी है, एक फिर वो हाथ धोने के लिए वो क्या बोलते हैं उसको, वॉश बेसिन भी है। और ये तो टॉयलेट की कहानी है, सेम रोग कॉपी आपके बाथरूम में भी है। जहां हमें कपड़ा अड़ा करके नहा लेते थे, बचे हुए पानी को आंगन में फेर देते थे और वो सारा पानी वहीं के वहीं रहता था, एक बूंद पानी की खराब नहीं होती थी हमारी। और इन हरामखोरों ने जिंदगी बर्बादी की तरफ लेकर के चले गए। पानी तो छोड़ो आप,
हमने अपना एक दाना भी खराब करना नहीं सीखा अपने पूर्वजों से, अपने पुरखों से। कितनी सारी बातें हैं जो कहनी होती हैं, कितने सारी बन तो नहीं गया समाज। बस देखिए आपको सुनने के लिए थोड़ा देर कर दिया। देर कर दिया। ये तो मैंने एक बात बताई आपको। ऐसे ही आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हर पहलू को इन्होंने पूरे योजनाबद्ध तरीके से तोड़ा। शिक्षा का देख लीजिए आप, आपके बच्चे को क्या शिक्षा मिलती थी। पूरा गांव एक जगह पे पढ़ता था, गांव के गरीब से गरीब का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ रहा है, नंबरदार का और सरपंच का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ रहा है। उससे क्या होता था कि किसी के घर में कोई डेथ हुई है, किसी के घर में कोई शादी है, किसी को कोई इमरजेंसी है, पूरे गांव को मालूम होता था। आज क्या कर दिया इन्होंने, एक ही गांव में 4 गांव बना दिए। कैसे? एक गांव के तो बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, जो ऐसा मानते हैं कि वो लोग सिर्फ खाना खाने जाते हैं, ऐसा है नहीं वैसे। दूसरे गांव के बच्चे पढ़ते हैं उसी गांव के प्राइवेट स्कूल में, तीसरे गांव के बच्चे पढ़ते हैं उसी गांव के पड़ोस के प्राइवेट स्कूल में, और चौथे गांव के बच्चे पढ़ते हैं शहर के फैंसी स्कूल में, जो बस में बैठ के जाते हैं टाई लगा करके। अब उसी गांव के अंदर 4 गांव बन गए, और वो बच्चे सुबह सुबह उठ के निकलते हैं और शाम को आते हैं। दिन में क्या करते हैं? सिट प्रॉपरली, सिट स्ट्रेट, कीप क्वाइट, वॉक इन द लाइन, है पेपर कर दिया, डू नॉट टॉक, ये को कॉपी करो, इधर को याद कर लो, कल को टेस्ट होना है, सैटरडे टेस्ट होना है, संडे टेस्ट होना है, मंडे टेस्ट होना है, महीने का टेस्ट होना है, रट्टे मारते रहो, इतने नंबर आ गए, इतना स्कोर आ गया, इतना रैंक आ गया, मम्मा आएगी पिंड उसके ऊपर, बेटा पढ़े क्यों नहीं हो, तुम फर्स्ट नहीं आए हो, क्या दिक्कत है? वो बच्चा बता नहीं सकता है कि मामा कितना ही जोर लगा लूं एक ही बच्चा फर्स्ट आ सकता है। वो बच्चा नहीं बता सकता कि एक ही फर्स्ट आएगा। 40 में से 39 किसी ना किसी नंबर पे आएंगे। जितना मर्जी जोर लगा लो भाई, जितना मर्जी जोर लगा लो। अगर सबके 100 में से 100 आ जाएंगे ना, तो भी बहाना ढूंढ लेंगे कि ये देखो घर जन्म डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चेक करो कौन सा छोटा है, उसको तो फर्स्ट रैंक। फिर इसका मतलब बच्चे पैदा भी इस हिसाब से करने लगेगा एडमिशन के हिसाब से, जो कि संभव नहीं है। समाज में हमको सब तरह के बच्चे चाहिए होते हैं, सबको ही पहले नंबर पे आने वाला बच्चा बना दिया। और उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि आपने आपके बच्चे कॉर्पोरेट के गुलाम बनने के लिए पैदा करने शुरू कर दिए। अब हम अपने बच्चों को बच्चा और इंसान बनने के लिए पैदा नहीं करते हैं, पैकेज बनने के लिए पैदा कर रहे हैं। पैकेज, कितना बड़ा पैकेज लेगा उतना ही बढ़िया माँ बाप है, उतनी अच्छी परवरिश मानी जाएगी। और इस बोझ में हम पता नहीं कहां उलझ गए, और ये हालत हो गई कि अगर 2 सगी बहनों के बच्चे, अगर एक ही घर में सगे भाई के घर में सगी बहनें भी अगर ब्याह कराई हुई हैं और उनके 2 बच्चे उम्र में बराबर हैं लगभग, तो याद रखिएगा रोज शाम को जो बच्चे के ज्यादा नंबर आए हैं उसकी माँ रोज कह के सोएगी, देख तेरे कम नहीं लेने, और जिसके कम आए वो कह के कि देखिए तेरे भाई के तेरे से ज्यादा आ गए, ऐसे कैसे आ गए। यानी कि आपके घर में अगर 2 बच्चे पढ़ते हो ना, और जिसके ज्यादा नंबर आते हो और एक के कम आते हो, तो जिसको कम आते होंगे आप उसको टोकोगे पक्का बड़े वाले का नाम लेके, और आपके जाने के बाद वो उसको कहे तेरी वजह से मेरे को डांट पड़ती है, तो ये नंबर अगर ज्यादा नहीं आए होते मेरे को डांट नहीं पड़ती। होता है ये। मैं वो बात बोल रहा हूं जो आपके घरों में हो रही है, और हमने पूरे समाज को उस दौड़ में लगा दिया कि हमारा मकसद है आगे निकलना। आगे निकलना, किससे आगे निकलना वो किसी को नहीं पता। मेरा बेटा अभी 10वीं क्लास में था, सैनिक स्कूल में पढ़ता था, मैं उसे ड्रॉप करने गया, पहला सेमेस्टर था उसके बाद में। अच्छा, मैं आपको थोड़ा बता दूं, क्योंकि मैं तो चलो इस मामले में एक्सपर्ट था, तो मैंने थोड़ा इस तरीके से ध्यान दे लिया। मुझे इसके क्लास टीचर ने बुलाया, बलारा जी। मैंने कहा हाँ जी, अपने बेटे को थोड़ा सा पढ़ने के लिए बोल दीजिए। मैंने कहा क्या हुआ सर? बोलता है अक्षर नहीं कि देखता, किताब ही नहीं उठा के देखता। मैंने कहा अगर ऐसा है ना सर, तो मैं पूरे शर्तिया तौर पे कहता हूं आपके टीचर्स को पढ़ाना ही नहीं आता।
मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ये वीडियो जाएगी उन तक भी, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैंने तो उनको ये बोला जिसका मतलब आपके टीचर्स को पढ़ाना ही नहीं आता। ये क्या मतलब है? मैं कहा मतलब ये है कि मेरा बेटा अभी तक 2500 किताबें पढ़ चुका है, और अगर वो स्कूल में नहीं पढ़ रहा है इसका मतलब आपके स्कूल में गड़बड़ है, मेरे बच्चे में गड़बड़ नहीं हो सकती। ऐसे कैसे? मैंने कहा देखो, मैंने जब उसे भेजा था 9th में, वो 8वीं में तक पढ़ा था मेरे साथ, तो मैंने उसे बोला कि मैंने कहा बेटा अब तुझे मैं 2 साल हॉस्टल भेजना चाहता हूं। तो उसने पूछा क्यों पापा? मैंने कहा मैं तुझे ना इसलिए भेजना चाहता हूं कि तू यहाँ 4 बजे उठता है, उठते ही तू स्टेडियम चला जाता है, 4 घंटे खेल के आता है, फिर आते ही तू कुछ ना कुछ पढ़ने या कुछ करने लग जाता है, और फिर तू शाम को, फिर मेरे घर में टीवी वगैरह कुछ है नहीं है, दिखाने की कोई आइटम है नहीं, ठीक है, तो उसके पास या तो पढ़ने का होता है या किसी चीज के साथ खेलने का या अपने दोस्तों के साथ बतियाने का है, तो वो करता है बस मोबाइल पे, वो छेड़ता नहीं, कुछ भी गेम वगैरह कुछ खेलता नहीं है। तो मैंने कहा शाम को फिर तू 4 घंटे स्टेडियम चला जाता है। तो ये जो मशीन वाली लाइफ है ना, मेरे को ना इससे चिढ़ होती है। मैं चाहता हूं तू बिगड़े थोड़ा सा, मैं चाहता हूं तू अपनी उम्र के बच्चों में खेले, दब के शरारतें करे, तो तू हॉस्टल में जा, वहां तेरे से जितने उल्टे काम करे जाए तू करके आई हो। मैं तेरे को थोड़ा बिगाड़ना चाहता हूं ताकि तू दुनियादारी सीखे। और मैंने उसे भेज दिया। अब जी बापू की खुली छूट थी, बच्चे ने तो कर दिया धमाल वहां, और वो 10वीं के प्री बोर्ड में मेरे को वार्निंग मिल गई टीचर की। मैंने कहा देखो गुरुजी, बात ये है बच्चा अगर फेल हो जाए तो अपने को निकाल देना, अपने को कोई टेंशन नहीं है। वो बोलता है पीछे रह जाएगा बच्चा। मैंने कहा किससे? बाकी बच्चों से। अच्छा आगे निकल के कहां जाएगा? जरा ये भी बता दो, आगे निकल के हमसे ही आगे निकल जाएगा, उसका करूंगा क्या मैं? यार एक औलाद है, मैंने उसको किसी का गुलाम बनने के लिए पैदा किया है क्या? जिंदगी जीने के लिए पैदा किया है, उसको बोला है तू जी, कोई चक्कर नहीं। अब वो बोलता है कि कंपटीशन का जमाना है सर। मैंने कहा दिक्कत तो यही है ना कि तुम अपने उन जिन दोस्तों के साथ बैठ के उसको खेलना चाहिए, मस्ती करनी चाहिए, मौजूदा हालात पे चर्चा करनी चाहिए, उन्हीं बच्चों के बीच तुमने कंपटीशन बना दिया यार, वो एक दूसरे के दुश्मन बना दिए। मैं इस दुश्मनी के खिलाफ हूं। मैं अपने बच्चे को पढ़ने के लिए आज तक नहीं बोला, आज भी नहीं बोलूंगा, सॉरी। अब टीचर बोलता है यार ऐसा पागल पेरेंट मैंने पहली बार देखा। मैं कहा कोई बात नहीं। अब 15 दिन के बाद मेरा फिर जाना हो गया, उसका कुछ सामान देने जाना था, और उनके पास ही खड़ा था बाई चांस, मतलब जाते हुए मिल गए। तो इतनी देर में गैजेट आगे रिजल्ट आ गया जी 10वीं का, फर्स्ट सेमेस्टर का। मैंने बोला सर जी एक काम कर लो, गैजेट आ गया होगा स्कूल में, पता कर लो क्या रिजल्ट है, तो अगर फेल हो गया हो तो मैं अपने को ले जाऊंगा, क्यों फालतू करेंगे, क्यों बोर्ड का एग्जाम था। सरप्राइज, उस बच्चे की जिसकी शिकायत ही है वो पढ़ नहीं रहा है, उसके मैथ में 100 में से 100, अंग्रेजी में 100 में से 100, साइंस में 100 में से 100, अगला स्कूल टॉप कर रहा है। तब मैंने उसको बताया, मैंने कहा सर जी जब ये 5वीं में था ना तो 10वीं क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था, आपको मालूम नहीं है, तो तुम इसको पढ़ने के लिए बोल रहे हो। हमने उसने कभी बताया नहीं कि मुझे ये सिलेबस आता है, कारण कि हमने उसको आगे निकलने के लिए नहीं, मैंने उसको एक ही बात बोली कि बच्चे पढ़ना केवल इसलिए है कि तुम्हें पढ़ने में आनंद आ रहा है, बस। अगर आनंद नहीं आए तो पढ़ना नहीं, ये वाला आनंद नहीं। आनंद ना आए तो पढ़ना नहीं, और वो तभी पढ़ता है जब उसे आनंद आता है, और वो वही काम करता है जिसमें उसे आनंद आता है। क्या हमने अपने बच्चों को ऐसा बनाया है? नहीं ना। तो फिर हम उन्हीं मल्टीनेशनल कंपनियों के गुलाम बना रहे हैं जिनकी खिलाफत में राजीव भाई ने अपनी जान दे दी। इसलिए मुद्दा बड़ा है, जीवन छोटा सा है, काम बहुत सारे हैं, और सबसे बड़ा काम वही है जो राजीव भाई करके गए हैं। इसी काम पे हम लोग भी लगे रहेंगे दिन रात। इसी प्रण के साथ मैं अपनी बात यही खत्म करूंगा, बाकी कल बात करेंगे। आपको मेरी आवाज आ रही है? ये हरियाणवी आवाज है, इसलिए मैंने पूछा कि मेरी आवाज आ रही है। दोस्तों बहुत अच्छा काम
डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा जी कर रहे हैं, उनकी टीम कर रही है, और राजू भाई की प्रेरणा से हरियाणा और उसके आसपास के सभी साथी उनके कार्य से हमारे राजूवादी सब जुड़े हुए हैं। और हम तो एक अपील ये भी करते हैं कि देवेंद्र बल्लारा जी के साथ में सब लोग जो है उस पूरे एरिया के आए और एक हरियाणा में एक क्रांति मच जाए, एक रिवोल्यूशन आ जाए। जिस तरह से उन्होंने कहा कि इतने सारे जिलों में हरियाणा के कल जो है टेंट लगने वाले हैं, सभाएं होने वाली है, राजू भाई की जगह जगह पर श्रद्धांजलि की और शहादत की फोटो लग रही है, सब तरफ ये हो रहा है। तो हरियाणा में अगर क्रांति हो जाए देवेंद्र बल्लारा जी के साथ में मिलकर तो हमको बहुत खुशी होगी। और हम चाहते हैं कि वो जो इनका जो काम है वो स्वदेशी का काम है। जो व्यक्ति अपने राज्य के ऊपर ध्यान देता है, हरियाणा पे ध्यान देता है, हरियाणा को खड़ा करने की बात करता है, वो ही स्वदेशी है।